हम मिलने वाले हैं जोधपुर के मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट डॉक्टर रितु जौहरी जी से, जो राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए हम बातचीत करते हैं आज डॉक्टर रितु जौहरी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं मैम आप? बस बढ़िया। तो मैम आज हम आपका स्टूडियो का पूरा देखना चाहेंगे, पूरा शूट करना चाहेंगे कि मतलब आप किस प्रकार काम करते हैं यहाँ पे और किस प्रकार आपने ये इतना खूबसूरत ये बनाया है। और हम आपसे बात करेंगे कि आपने इस मुकाम, ये जो मुकाम पर आप पहुँचे हैं कला के क्षेत्र में, ये आपने कैसे अचीव किया है और नए कलाकारों के लिए क्या आप मोटिवेशनल स्पीच देंगे, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। तो पहले मैम हम आप बात करेंगे आपके बचपन से, हम शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन क्या इसी कला के क्षेत्र में ही डेवलप हुआ है या आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड रहा है वो क्या कला से ही संबंधित है? फैमिली में और कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे थे या आपके जहन में ये कैसे बात आई कि मैं कला के क्षेत्र में ही जाऊँ? थैंक यू संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जहाँ तक कला की शुरुआत पर अपन बात करते हैं तो सभी, मेरे को लगता है कि इंडिया में या अपने परिवेश में सभी बचपन से कला से जुड़े रहते हैं। मैं अपने परिवार की बात आपसे शेयर करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्व, जन्माष्टमी, करवा चौथ, होली अष्टमी और ऐसे गोवर्धन पूजा, इस तरह के आयोजन होते थे जिसमें चित्र बनाए जाते थे, रेखीय चित्र बनते थे। हाँ, तभी हमारी नानी जी जो है बड़ा आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है, बहुत बच्चे उस पे कार्य कर रहे तो हैं। मेरी नानी बनाया करती थी होली अष्टमी और मदर बनाती थी। हाँ, आंगन में जो तो वो बिल्कुल पेस्ट किया जाता था उसको बना करके। करवा चौथ और अष्टमी खूब बनाई हमने। तो बचपन से मेरी मदर को लगा कि ये पेंटिंग में इसका रुझान है, तो पहले 9th में ही सब्जेक्ट लिए जाते थे। अच्छा। तो मेरी मदर स्कूल में एडमिशन कराने गई थी तो उन्होंने मुझे ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट दिलवाया गया। और बचपन से रुझान था ही, सब लोग घर में बनाते थे और एक अजीब सी खुशी मिलती थी और वो मेमोरीज़ में कब संचित होती रही वो हमें पता नहीं चला। और उसके बाद में मेरे एक मौसा जी हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट रहे हैं जयपुर में। तो मैंने उनके घर भी रह कर के और थोड़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद में जैसे जैसे मुझे गुरुजन मिलते गए, क्योंकि ये तो गुरु शिष्य परंपरा के साथ ही पोषित होने वाला सब्जेक्ट है, तो मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा कि मुझे हर कक्षा में ऐसे गुरुजन मिले जिन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और वही प्रोत्साहन मेरी पूंजी है। और वही कला की जो भी आज मैं अपने प्रयास कर पा रही हूँ, जो भी योगदान दे पा रही हूँ, वो सब उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा मानती हूँ। मदर फादर दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे। मेरी एक एक छोटी से छोटी सामग्री मेरे इच्छाओं का और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दोनों ने बहुत योगदान दिया है और मैं हमेशा से ऋणी रहूँगी। और ये बात मैंने कुछ, मदर मेरी अब नहीं है पर उनके जाने से पहले एक पता नहीं जो भी हुआ था, मैंने उनको बिल्कुल ये कन्वे किया था, कम्युनिकेट किया था कि ये मेरे ज़िंदगी का श्रेष्ठतम अवसर है कि मैं आपके यहाँ हूँ, कि आपने मुझे इतना प्रोत्साहित किया। तो आपकी मदर ने आपके टैलेंट को सबसे पहले उन्होंने पहचाना और बहुत प्रोत्साहित किया। और पिता ने जहाँ हमें सामान उस छोटी जगह पे यदि नहीं मिलता था तो वो जयपुर से और दिल्ली से, जहाँ से मुझे अवेलेबल होता था, मेरा सामान लेके आते, बिल्कुल प्रोवाइड कराते थे और बहुत प्रोत्साहन देते थे, मेरा पूरा परिवार। उसके बाद मैंने बीए किया। बीए में भी मुझे बहुत अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उनमें से सत्यार्थी साहब
रहे हैं, हेमलता कुमावत मैडम रही हैं, डॉक्टर लोकेश जैन रहे हैं, डॉक्टर राजीव गर्ग रहे हैं, जिन्होंने मुझे कला की बारीकियां सिखाई। बहुत अच्छा मेरा जो अध्ययन काल रहा वो मेरे लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। उसके बाद मैंने पीएचडी जो है, मेरा शोध कार्य जो है, मैंने प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी के अंडर में किया। उनका मार्गदर्शन भी मेरे लिए एक आमूलचूल परिवर्तन था। मेरी थ्योरेटिकल जो थॉट्स थे, जो कंटेंट मेरे क्लियर हुए कला के प्रति, वो इसीलिए उन्हें हमेशा सभी कला गुरु के नाम से अभिहित करते हैं और उनके प्रति मैं हमेशा सादर नमन करती हूँ उन्हें। और उसके बाद में मेरे अध्यापन कार्य जब शुरू हुआ तो वो सार्थकता तब हुई जब मुझे श्रेष्ठ स्टूडेंट्स भी मिलते रहे। तो उन स्टूडेंट्स के प्रति भी मेरा जो अध्यापन कार्य की सार्थकता और के साथ अच्छे गुरुजनों का मिलना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का, कि हमें अच्छे गुरुओं के संपर्क में रहने का मौका मिलता है। जी, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको इतने बड़े बड़े गुरुजनों का साथ मिला और आपने अपनी कला को इस प्रकार आगे बढ़ाया। जी। तो मैम, आपके आप जो ये जो पेंटिंग्स आप बना रहे, जो मैं इतनी सारी आप देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है। ये आपकी पेंटिंग्स के आपके सब्जेक्ट क्या रहते हैं, और आपकी जो पेंटिंग्स है ये कुछ एम है इसका, कि कुछ कहती है आपकी पेंटिंग, या कुछ आप क्या दर्शाना चाहते हैं इसमें से? और आप जो कलर मैं देख रही हूँ, आप जो ब्लू कलर का काफ़ी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लू और रेड कलर जो है डोमिनेटिंग कलर आप में दिखाई दे रहे हैं आपकी पेंटिंग में। तो ये का जो कलर आप पिक करते हैं, इसके पीछे आपका कोई मोटिव रहता है, या कोई सोच, क्या विचार, क्या आप सोच के ये कलर यूज़ करते हो? क्योंकि कलर तो हमारे पास में अनगिनत कलर है, जी। आप यही कलर पिक करते हो, ये क्या बात है? इस पे आप ज़रा बताएं। जब कलर्स की पैलेट मैं सजाती हूँ या कलर्स को मैं लगाती हूँ, तब प्राइमरी कलर्स पर मेरा फोकस रहता है। शुरू में हम मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन पेंटिंग्स, ये सब की स्टडी करते हैं, तब ये पाते हैं। समझने के लिए हम समझ लेते हैं, उस समय हम हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में लिख देते हैं, पर उसको फील करने के बाद में मुझे लगा कि जो कॉन्शियसनेस की जो लाइट है, जो चेतना का जो प्रकाश है, वो इन प्राइमरी कलर्स में कितने अच्छे से अभिव्यक्त होता है, जो कि हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स में कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। इसलिए मैं कलर्स लगाने के दौरान उसको मिक्सिंग कम से कम करती हूँ। मिक्स करती भी हूँ तो कैनवास के ऊपर ही मिक्स करती हूँ, जिससे उसकी जो रौनक कहना चाहिए, जो मेरा चित्त का ही जो प्रकाश कहना चाहिए, वो मैं ढूंढती हूँ। आर्टिस्ट तो हैं ही, प्लस आर्टिस्ट के साथ साथ आप एजुकेशन फील्ड से भी हैं। तो जैसा हम समझते हैं, सुनते हैं अपने माहौल में, अपने परिवार में, कि भाई कला में जो लोग जाते हैं उनको एक बार पेरेंट्स मना करते हैं कि आप कला के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ऐसा कुछ प्रोफेशन आप लो जो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाए। तो क्या कला के क्षेत्र में भी अपना कैरियर जो आर्टिस्ट जो बना सकते हैं उतना ही पावरफुल बना सकते हैं जितना डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, या किसी दूसरी फील्ड में जो लोग जाते हैं उसी प्रकार संभव है बनाना? आप एज ए मतलब एजुकेशनिस्ट आप उस पर क्या अपने विचार रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पेरेंट्स अक्सर मना करते हैं कि अपने इस कला क्षेत्र में क्यों जा रहे हो, इसमें आपका भविष्य क्या रहेगा। तो इसमें स्ट्रगल बहुत है। आर्टिस्ट को एक काफ़ी काम करने के बाद में एक मुकाम मिलता है, तो मतलब आप उसको कह रहे हो उसकी काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है लाइफ में, तब वो सेटल होता है। जितना कि हमारा इतिहास में हम किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ स्टाइल देखें या उसकी लाइफ देखें, तो एज ए सर्टन एज उनको कुछ रिटर्न मिला है आर्ट के क्षेत्र में।
बट बाकी दूसरी जो फील्ड है उनमें वो उनको मतलब 2-4 साल बाद काम करने के बाद में वो अपनी लाइफ सेटल कर लेता है। तो क्या आर्ट में भी इस तरह का संभव है क्या? नहीं, आर्ट में हमेशा से एक स्ट्रगल बहुत रहती है। स्ट्रगल सबके साथ में रही है। बहुत अच्छा काम करने के बावजूद कभी वो प्रकाश में नहीं आते, वैसे लोग कभी उनको ऐसे अवसर नहीं मिलते, कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता। तो इन सब को देखते हुए एक ये बात व्यवहारिकता से भरी भी है कि पेरेंट्स मना करते हैं। पर यदि जो कोई भी गर्ल या बॉय है उसको उसका बहुत मन है ना, कि मैं ये काम करूं, और दूसरे में वो सफल ही नहीं हो सकता। सफल हो भी जाए तो उसका मन नहीं लगता, वो बाद में कुछ लेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो इधर आ गए, या लेखक बन गए, या अपना पैशन जो है वो छोड़ नहीं पाए। तो वो जब जब खुद को मिरर में देखेंगे, उनको की चीज इंस्पायर कर रही है कि हाँ, आपको कला के क्षेत्र में जाना ही है, तो बहुत से अच्छे, बहुत का सौभाग्य रहा होगा जो कि अर्ली एज में ही स्थापित हो गए और फाइनेंशियली भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो एक तो सबसे बड़ी बात, अवसर पैदा होने चाहिए। अवसर कला के क्षेत्र में सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। कला के क्षेत्र में आपको अवसर नहीं, या तो जी, सिर्फ आप एक टीचर बन जाओ, आर्ट टीचर हाँ, बन जाओ, या किसी कॉलेज में आप प्रोफेसर, मतलब हाँ, 2 चीजें जो मुझे जो दिखाई देती है ना, हाँ, उसके बाद तो दूसरी जो फील्ड है वो आप स्वयं में कुछ डेवलप करो, या फिर हाँ, अपना कुछ बिजनेस आर्ट नहीं, या फिर हम ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर आर्ट की सेल हो रही हो, सेल आउट हो रहा हो आर्ट, है ना। आज मैंने सेल आउट के लिए भी तो आपको एग्जीबिशन में हाँ, पार्टिसिपेट एग्जीबिशन में वहाँ पे पहले आपको अपनी पॉकेट में से पैसे पॉकेट वहाँ से, देने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल। वो पैसा के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ नहीं तो करना सेल्फ पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने ये भी देखा है कि 2 तरह से आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, एक ऑन कमीशन वर्क और ऑन खुद के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और तीसरा भी है, तीसरा जो कि हॉबी क्लासेस की तरह, या अपने आसपास सराउंडिंग्स में कोई सीखना चाह रहा है तो वो उनकी क्लासेस लेके, तो ये परमानेंट तो नहीं हुआ, परमानेंट है ना। हाँ, जो कमीशन वाली बात में हम आप जो कह रहे हैं ना, तो वो कमीशन वाली बात तो जो मेल आर्टिस्ट के लिए तो परफेक्ट सूट करती है, पर वो फीमेल आर्टिस्ट के लिए इतनी नहीं आती है। क्योंकि कमीशन वर्क के लिए क्या होता है कि कभी कुछ होर्डिंग के लिए किसी को मिल जाए, भाई मुझे होर्डिंग पेंट करवाना है, या मुझे वो घर में वॉल को पेंट करवानी है, तो ये मेल आर्टिस्ट तो वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, वो इजीली चले भी जाते हैं, बना भी देते हैं। फीमेल आर्टिस्ट के लिए ये बिग कॉम्प्लिकेटेड है कि हाँ, कैसे नहीं, कुछ जाएंगे, complicated कब है। आएंगे, परिवार वाले भी अलाउ नहीं करते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। नहीं, अभी कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो रही हैं, उन्होंने पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनके पास में आता है कि हमारे पोर्ट्रेट्स बना दें, गिफ्ट करना है, तो हैंडमेड ये एक रुझान जो है ना सोसाइटी का, ये मैंने देखा है 2-3 साल से। हाँ, ये पोर्ट्रेट बनाने का काफी पोर्ट्रेट गिफ्ट करने का, पोर्ट्रेट बनवाने का ये एक रुझान आया है। और बड़ी पेंटिंग्स घर में ड्राइंग रूम में पेंट कराने का ये भी रुझान आया है। और दूसरा, यू कैन वियर ऑल्सो पेंटिंग्स, तो ऐसा कुछ साड़ीज जो है वो वर्क कलमकारी है, साड़ी में, हाँ, और जो हैदराबाद का जो कलमकारी है, हाँ, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उनकी अच्छी रेंज भी साड़ीज मेकर्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब ये बात है कि जो बुटीक्स हैं वो कंफर्टेबल हैं अपने जो बायर्स हैं उनके साथ, अब आर्टिस्ट को कितना मिल रहा है उसमें, है ना। तो वो एक ये भी रुझान कहीं आया है। कस्टमर है डायरेक्ट आर्टिस्ट के पास हाँ, में आ रहा है, या बीच हाँ, में कुछ बीच में ये सब भी हो रहा है, पर कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें भी सक्सेसफुल हुई हैं कुछ फीमेल आर्टिस्ट हुई हैं सक्सेसफुल। कि वो कुछ बुटीक टाइप, हाँ, कुछ ऐसे साड़ी वगैरह कुछ फेस्टिव सीजन में कुछ रंगोली, और मतलब ये सब बनाना, कुछ हम आर्ट वर्क से कम हो रहे हैं वो नहीं होता है, पर सपोर्ट फाइनेंशियल तो ज़रूरी है। अभी कुछ ऐसा भी फेलोशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, पर वो नाकाफ़ी हैं, है ना। एकेडमी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्टिसान के लिए तो बहुत सारी हैं। आप देखिए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट
कोई कहे कि मैं फाइन आर्ट में हूँ, मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ, तो उसके लिए सिर्फ ये कॉम्पिटिशन्स और ये 25,000 और 1 लाख की राशि वो तो 10 लोगों को ही मिलेगी, 20 लोगों को ही मिलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। इतने सारे आर्टिस्ट हैं तो उनको उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। तो मेरा यहाँ पर भी मैं जोधपुर में रह के इसीलिए कुछ एग्जीबिशंस स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट आर्टिस्ट या पास आउट हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लगाते हैं कि वो हाउ टू अर्न मनी व्हेन यू लर्निंग है ना, अर्न व्हाइल यू लर्न। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स शुरू किए थे जिससे उनमें कॉन्फिडेंस लेने पड़े और सोसाइटी में भी थोड़ा सा इसका निकल के आए। अब कुछ कमर्शियल आर्ट की बात अपन करें तो कमर्शियल आर्टिस्ट जो है वो बुक कवर्स बनाना और बहुत सारे ऐसे उनके पास में आते हैं। अब फाइन आर्टिस्ट या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को कितने लोग बुलाते हैं कि आप है ना ये काम करें। तो एक ये वाला बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूँ, जो चौकी ढाणी और निराली ढाणी और ये सारे जो आर्टिस्ट प्रोफेसर मेहता हैं, इन्होंने उसको डिज़ाइन किया। तो अब एक आर्टिस्ट जो है वो आर्किटेक्चरल ऐसे रिसोर्ट्स का डिज़ाइनर हो सकता है। तो क्या हमारी स्किल जो है वो इतनी साइंटिफिकली टेक्निकली अपडेट होती रहनी चाहिए। आज डिजिटल जब इतना डिमांड में आ रहा है तो हम उस डिजिटल करके भी शायद बहुत सारा कुछ मतलब आज के दौर में कर कला के सकें। क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं। वर्चुअल आर्ट एग्जीबिशन के द्वारा भी मैंने पेंटिंग्स जाते देखी हैं, है ना। आपको लोग वायरल होता है, आपका कुछ ऐसा तो अचीव कर रहे हैं, है ना। बस वो है पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ हमको साइड में तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए टीचिंग हुआ, कोई भी ऐसा वर्क जो है वो तो स्टूडेंट्स को या जो भी एक एज के बाद में हमको ज़रूरत होती है कि हम आर्टिस्ट में हम कलर भी कैसे लेके आएंगे यदि हम कुछ कमाएंगे नहीं। तो एक वो कॉन्फिडेंस लेवल को सबको चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से कुछ फेलोशिप्स और बढ़नी चाहिए। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जाएं। NGOs भी हों, करते हैं NGOs वगैरह भी काफ़ी काम करवाते हैं। और बाकी सारे कुछ डिपार्टमेंट जैसे रेलवे वाले का डिपार्टमेंट है, वो जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर भी जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसी तरह का, मतलब उसी स्टेट का, तो वो वहाँ पे वो पेंट करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बिहार का भी जैसे जो सोसाइटी मधुबनी आर्ट है उन्होंने भी एक अच्छे खासे बनाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई है कि सोसाइटी कला का महत्व समझ रही है। पर मुझे ये लगता है कि समझ रही है तो इसके लिए हर रीजन में एक आर्ट गैलरी क्यों नहीं डेवलप हो जाती, जहाँ पर अभी तो टूरिस्ट नहीं है पर कभी तो आएगा। इसको वर्ल्ड मैप पे किया जाए, मैपिंग हो उसकी कि भी यहाँ आर्ट सेंटर्स हैं, यहाँ आर्टिस्ट का जो काम है कलेक्टिव डिक्शनरी है और ये वर्क है। तो कोई भी आता है तो वो जिसका वर्क जिस टाइप का वर्क उसको पसंद है, हाँ देखना है, हाँ तो वो उसकी जो एक है ना डिक्शनरी डायरेक्टरी, इस तरह की डायरेक्टरी आर्टिस्ट हर सिटी में या हर रीजन में हो। अभी जवाहर कला केंद्र ने डाटाबेस तैयार करने के लिए मांगा था। तो अब देखते हैं ये एफर्ट कितना फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा आर्टिस्ट के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो जो कला को लेके है सोसाइटी में रहती है। कला को दोनों का क्या कहते हैं विरोधाभासी के सब नहीं बायर्स आते हैं वो भी उसमें बार्गेनिंग कहते हैं जिसको, वो भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए बार्गेनिंग पे हम बात कर लेते हैं। और जैसे आप अभी इतने मैच्योर आर्टिस्ट हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आप ये जो पेंटिंग्स है ये मैं सिर्फ नए आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग की वैल्यू किस प्रकार तय करें उसी संदर्भ में पूछ रही हूँ। तो वो लोग अपनी पेंटिंग्स जैसे कभी कभी सोचते हैं हमने बहुत सस्ती दे दी, कभी बोलते हमने काफ़ी महंगी दे दी। जब वो काफ़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो बायर वहाँ से स्विच हो जाता है, वो नहीं लेता है। तो जो आर्टिस्ट होगा थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है। तो वो अपने आप को आर्टिस्ट अपने को डिमोरलाइज नहीं होने दे, तो उस स्थिति में वो अपनी पेंटिंग को की जो प्राइस हो वो कैसे सेट करे कि भाई
मैं इतनी होनी, कुछ लेबर चार्जेस पे बेस होगी या कोई मटेरियल यूज़ किया उसके भी आप पे होगी, तो किस प्रकार क्या आप नए बच्चों को नहीं, देंगे? मटेरियल कैसे तो तय करेंगे? बिल्कुल definitely डेफिनेटली कैनवास कलर्स और ये सब रॉ मटेरियल का एक्सपेंसिव प्राइस होते तो हैं, आप बिल्कुल वो तो बेसिक बिल्कुल। है, पर एक स्टैंडर्ड तो हमको रखना रखना पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ, तो भले। ये जो स्टैंडर्ड हाँ, कौन तय करा, आर्टिस्ट स्वयं तय स्टैंडर्ड करेगा या कुछ कहीं के कहीं स्टैंडर्ड नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ वैल्यूएशन वाला तो अभी अभी तक नहीं सिस्टम है है किसी नहीं। के। जो हाँ, ऑक्शन हाउसेज हैं उनके तो हाँ, वैल्यूएटर्स होते हैं, हाँ, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये वो तो कितने करेंगे। है ना, वहाँ पर तो ये सिस्टम है। पर हमको शुरू से ही आर्ट एप्रिसिएशन और आर्ट मार्केटिंग का भी कोर्स नॉलेज होना शुरू चाहिए, कराना करना चाहिए। अच्छा और ये कोर्सेज जो हैं ये चलते हैं, चलते फॉरेन कंट्रीज में foreign में चलते तो हैं, चलते यहाँ हैं। इंडिया में भी चल रहे हैं कहीं कहीं। तो ये जो आर्ट मार्केटिंग है ना, ये हमको सिखाएगा, हमको बताएगा मार्केटिंग में हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ पर कहाँ settle होती है। हाँ सेटल हो सकती है, होनी इसमें भी तो चाहिए। कुछ रेंज होती है ना, हाँ, जो न्यू आर्टिस्ट है वो किस रेंज के हाँ, आर्टिस्ट है, अपर लेवल के हैं या बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही नहीं वो तो देखिए, वो तो कला की जो बारीकी या जो कॉन्शियसनेस की जो मैं आपको बार बार बात कर रही हूँ, वो जब वो प्रकट होगी या वो हमारे हाथ में आने लग जाएगी तो वो अपने आप वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। पर फिर भी एक मैच्योर या टूवर्ड्स मैच्योरिटी जो आर्टिस्ट अपना जो जर्नी कर रहा है, वो उसको एक स्टैंडर्ड तो अपना बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि यदि कोई उसकी प्रिंट की ही कॉस्टिंग कर रहा है, प्रिंट कोई निकाल रहा है, प्रिंटिंग हाँ, तो प्रिंट तो ना 300 रुपये 150 रुपये में भी मिल जाएगा, पर पेंटिंग तो 40,000 में भी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। तो ऐसा मतलब उनको वैसा भी हाँ, ऑप्शन रखना चाहिए कि भाई इस पेंटिंग का प्रिंट भी अवेलेबल है। प्रिंट अवेलेबल, प्रिंट ही लेते हैं ज़्यादातर। आप देखिए जैसे करोड़ों होटल के तो होटल बनाते हैं, लगाते पर उसमें हैं प्रिंट प्रिंट 400 रुपये का लगा देते हैं। प्रिंट, तो एक वो आर्ट को जब आप आर्ट पर खर्च करना सोसाइटी सीख जाएगी ना, तो हमारे इन आर्टिस्ट जो हैं वो आपको वास्तव में जब हम हमारा कलेक्शन देखते हैं, कॉलेज में भी बच्चों का भी कलेक्शन देखते हैं, या हमारे वर्कशॉप्स में भी आते हैं, बहुत सारे एमिनेंट आर्टिस्ट आते हैं, उनका वर्क है, तो वो कितना पावरफुल होता है। तो कम से कम ये एक डिसाइड बच्चा खुद करे, स्टूडेंट करे, टीचर्स से गाइडलाइंस ले कि ये हम 10,000 का रखें, हम 20 का रखें, हम 25 का रखें, क्या रेट 50 का रखें। क्योंकि कुछ ऐसा यूनिक कभी कभी आर्ट पैदा होती है कि वो दोबारा भी नहीं होती है और उससे पहले भी नहीं होती है, कुल दोबारा भी नहीं है होती कि है। मतलब आपको कला सीखने के साथ साथ उनको मार्केटिंग किया के हुनर भी आप बच्चों को सिखाने चाहिए, भले ये चाहे कॉलेज लेवल पर हो चाहे स्कूल लेवल पर हो, बिल्कुल कहीं पे भी उसे बना बना के रखना ही हाँ, तक सीमित ना रखें। ना, उसको उसको आज सेल तो करना है, किस प्रकार हाँ, आपको मार्केट में लेके आना है, ये वो सब आजकल चीजें तो भी सीखे आर्टिस्ट। इंटरनेट पे डाले हैं, उस हाँ, पे अपना हाँ। पोर्टफोलियो बनाए हैं। हम्म। तो आज का तो बच्चा वैसे भी बहुत काफी एक्टिव, मतलब वो पूरा अवेयर है कि भाई मुझे बिल्कुल। किस प्रकार पेंटिंग अपने को चैनल वो है मतलब खुद की इंस्पिरेशन से हाँ। कुछ बनाई जाए पेंटिंग, तो वो ज्यादा ठीक है। तो मैम आपकी जो पेंटिंग्स इतनी सारे मैं कलेक्शन देख रही हूँ, आपके पास में बहुत सारा कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन आप कहाँ कहाँ डिस्प्ले करते हैं, और ये जो आपकी जो पेंटिंग्स डिस्प्ले होने के बाद में किस प्रकार से आप इसकी सेलिंग रहती है, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य रहता है कि सेल करने को लेके? शुरू से सभी लोग या हर एक आर्टिस्ट की तो रहती है राजस्थान ललित कला एकेडमी, दिल्ली ललित कला एकेडमी में अपनी एंट्रीज़ भेजें और काम सेलेक्ट होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, काम करने के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, और हम नए नए प्रयोग करते हैं, नवीनता की खोज में नए नए खोज करते हैं। तो उसमें मैंने राजस्थान ललित कला एकेडमी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली,
और इस तरह के काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे उसमें आपने भेजे। सब कालिदास एकेडमी उज्जैन, यहाँ पर मैं तैयारी करती थी और भेजती थी। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, ग्रुप शोज़ होने चाहिए और कुछ शोज़ में मुझे इनवाइट किया जाने लगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में कुछ एग्ज़िबिशंस अरेंज करी और जो बहुत अच्छा मुझे सक्सेसफुल टाइम लगता है अपना, कि उस समय मैं बहुत से कला के नए नए इमेजेस ढूंढ रही थी, नए रंग ढूंढ रही थी। मैं तंत्र पर काम करने के लिए उसकी बहुत स्टडी कर रही थी और नए नए रूपाकार मेरे अंदर से निकल के आ रहे थे। उनकी एग्ज़िबिशन मैंने मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट जो फर्स्ट एग्ज़िबिशन थी उसका इनॉग्रेशन हर हाइनेस महारानी साहिबा जो हेमलता राजे जी हैं उन्होंने किया था। तो उनकी ब्लेसिंग्स, इतना अच्छा वहाँ से सपोर्ट रहता है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं जोधपुर में एज आर्टिस्ट ग्रो कर रही थी और वहाँ से आज तक भी वहाँ का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला। और बहुत से जो पहचान बनने की बात है, वो तो कला में हम काम करते जाते हैं तो वो अपने आप कला ही शायद अपना रास्ता स्वयं खुद बना लेती ढूंढती है। हाँ। तो वो कला कर्म करे जा रहे थे। स्टडी करवा रही थी स्टूडेंट्स को, उस दौरान खुद स्टडी कर रही थी, खुद शोध कर रही थी। इस दौरान मतलब बच्चों बहुत के साथ सारा, में आप भी बहुत बच्चे अच्छा बन के खूब इन्वॉल्वमेंट सारा रहा माहौल बना देते हैं। और एक माहौल जो हमारे मिलता ही स्टूडियो artist का के लिए लैब चाहिए। का रहता था, वो अनवरत काम करने की प्रेरणा देता था। और धीरे धीरे मेरा जुड़ाव बहुत सारे क्यूरेटर्स के साथ भी हुआ। कुछ क्यूरेटर्स जो हैं वो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर, इस तरह से मेरा वर्क जो है वो न्यूयॉर्क तक भी डिस्प्ले हुआ है और नेपाल में डिस्प्ले हुआ, जहाँ पर आर्ट काउंसिल में हुआ था शो और वहाँ पर मेरे वर्क जो है वो वहाँ रख लिए गए, सेल आउट हुए। मेहरानगढ़ में फोर्ट में मेरे सेल आउट हुए। उसके बाद एक महसूस होने लगा कि कला जो है वो आपको क्या क्या प्रदान करती है। आपको खुशी प्रदान कर रही आंतरिक खुशी तो थी, मिलती है, सृजन का इंटरनल सुख तो मिल ही हैप्पीनेस रहा तो था। मिलती है। उसके साथ में जब फंड रेजिंग की बात आई ना, तो मैंने शुरू में बहुत से चैरिटी प्रोग्राम्स भी किए। तब मुझे पता चला कि ये कला तो कितनी अद्भुत है कि इससे हमने सुनामी रिलीफ फंड के लिए, पीएम रिलीफ फंड में हमने उस समय राशि, बहुत अच्छी राशि, जो आज की तो बहुत ज़्यादा हो जाती, पर इतनी राशि हमने वहाँ पर भेजी और पीएमओ से हमारे पास में उसका लेटर आया था। डेफ एंड डम बच्चों के लिए, आर्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए, चैरिटी के लिए। तो कला के जरिए एक ये कला के मेरा माध्यम से प्रयोग ही आप था। सब ये हाँ, मुझे ये activities था में आप कि active हाँ, हैं। ये कि आहुति की तरह ना हम कैसे अपना काम करते जाएं। और इसी अनुभवों को लेते हुए बहुत सा वर्क एब्रॉड गया। हॉलैंड से, जर्मनी से, पेरिस से लोग अपना वर्क उठाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और उनका जो इंटरेक्शन होता था आर्टिस्ट से, तो आपकी इतनी वैल्यू देते थे वो कि अब आर्टिस्ट यहाँ पर अभी है मौजूद। वहाँ की फीलिंग डायरेक्ट आपको आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यहाँ पर जब आते थे कि अरे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है जिसकी पेंटिंग हग करते थे, टच करना चाहते थे, इतना अच्छा लगता था कि ये हमको भगवान ने किस फील्ड में उतारा है कि हम निरंतर काम करते जाएं। तो ये आज आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं हमेशा से कहना चाहूँगी कि जो भी काम करें इतना डूब जाएं कि उसका आपके अंदर से कुछ, हाँ, कुछ अलगाव महसूस नहीं हो। वो आप और वो एकात्मता कहते हैं ना, जिसे वो हो जाएगी। कलर भी आप लगाएं तो बिल्कुल एकात्म हो के कि बस ये मैं ही हूँ लाइन भी खींचे तो कि ये मैं ही हूँ। और फिर जो रिफ्लेक्शन आप अपने जो इमेज का जो बिंब प्रतिबिंब होता है ना, वो अपने अंदर जो है वही सामने आ रहा है। तो वो वाला रिलेशनशिप जो है बिंब प्रतिबिंब का,
कि हमारा ही अक्स हमारी पेंटिंग में हमें दिखे तो हम खुद को ही पहचानते जाते हैं, फिर उसको हम खुद ही को संवारते भी जाते हैं कि ये कलर लगाएं, आज ये ज्वेलरी लगाएं, आज ये जेम स्टोन लें, आज ये, तो हम बहुत सारी चीज़ें कैसे खुद का बिंब प्रतिबिंब करके फिर उसको सुधारते जाते हैं। तो ये सुधारने की प्रक्रिया तो अभी तक भी शुरू है, तो इसलिए मैं ये तो कह नहीं सकती, वो तो हाँ वो हम चलाते ही रहेंगे। तो इसी दौरान मैंने यूजीसी से अवार्ड हुआ था मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एंड इमेज फ्रॉम एंशियंट टू कंटेम्प्रेरी। तो अब मेरा काम क्या था कि एंशियंट में भी मैं सर्वे करूं कि आइडिया को इमेज में कैसे कन्वर्ट किया, तो मुझे लिटरेचर समझ में आया, मुझे वेद समझ में आए, बहुत सारे पुराण समझ में आए, और ये जो बिंब प्रतिबिंब की बात कह रहे हैं ना, तो मैंने उसमें ढूंढे कि आइडिया और इमेज जो आर्टिकुलेशन कैसे होता है, उसके सीक्रेट्स क्या हैं। तो बहुत सारे शब्द मैंने उसमें लिए हैं, हो सकता है जल्दी वो पुस्तक भी सामने आए, पुस्तक रूम में मैं लाना चाह रही हूँ उसको। उससे पहले एक पुस्तक आई भारतीय कला समीक्षा विचार व रूप, उसमें भी आइडिया और इमेज की बात मैंने की, और वो भी क्रमबद्ध एक तरीका था उसका। सेकंड एडिशन अब आ चुका है। तो ये सबके बीच में एक ये कि जो भी आर्ट से जुड़ा है वो कभी उसके पन्ने पलट ले, तो कुछ इंडियन जो हमारा इतना खजाना है थॉट का, कंटेंट का, आइडियाज़ का, वो सब हम फील कर पाए, हम समझ पाए कि आखिर एक्चुअली क्या होता है कि इंडियन आर्ट क्या है। एक मॉडल कोई बना नहीं पाता, अभी किसी से पूछे तो वो बता नहीं पाएगा कि इंडियन आर्ट है क्या, तो वो मॉडल कैसे समझ में आए कि इंडियन आर्ट क्या है। तो उसमें कैसे रस सिद्धांत से हम किसी की मनोभूमि तक जाते हैं, उसके जो आकारों का जो उद्भव होता है वो कैसे हो रहा है, रंग योजनाएं या जो स्पेस अंतराल है, आकाश जो है हमारा वो कैसे अभिव्यक्त हो रहा है। तो वो चिदाकाश तो हमारे अंदर भी है और आकाश एक बाहर भी है, तो उसका तारतम्य कैसे बैठता है ना। हम बचपन में पढ़ते थे कि वो श्री कृष्ण जी ने मुंह खोला और उसमें यूनिवर्स है दिखाई दिया है ना, वो ब्रह्मांड हमारे स्वयं के अंदर ही तो है। वो ब्रह्मांड एक देखने की कैसे, जरूरत है, तो खोजने ये की ऐसे जरूरत है। सीक्रेट्स मेरे सारे ग्रंथों में पढ़ने की कोशिश करती रही। शक्ति के जो अंक हैं वो मैंने काफ़ी सारे स्टडी करे और अभी भी कर रही हूँ कि इसको हम कैसे लेके आएँ। फिर एक बात सामने आई, ये जब प्रोजेक्ट मैंने किया तो उसमें बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मछली, कछुआ, सूर्य, चंद्रमा, गाय, हाथी, घोड़ा, ये हमारे मिनिएचर में पेंटिंग्स में भी बने, स्कल्पचर्स में भी बने, और आज भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी बना रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है घोड़े को लेके फोकस करते हैं, वो टिल लाइफ अपने हॉर्स पर ही फोकस रखते हैं, इधर उधर टिल्ट नहीं होते। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी इमेजेस हैं जो हम में से ही हमको पसंद वो आ रही हैं, हम कैसे उसको आर्टिकुलेट कर लेते हैं। यार हम इसी पे एक और मैं आपको रोकना चाहूँगी, जैसे घोड़े की, कुछ लोग घोड़े की पेंटिंग्स पे ही पूरी लाइफ फोकस करते हैं, तो वो घोड़े से ही कुछ इंस्पायर होते हैं या घोड़े की कुछ एनर्जी उनके अंदर अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग बस एक फोकस कर लेते हैं उसी चीज़ पे, वो उसी चीज़ पर ही काम करते हैं। तो ऐसा क्या आप नहीं, एक्चुअली उसकी जो फॉर्म है, किसी भी जो फॉर्म अपने आप उसकी गति के कारण, उसकी स्ट्रेंथ के कारण, उसके पावर के कारण, हॉर्स पावर आपने नाम देखा ही है, तो ये कुछ ऐसे आकार होते हैं जो इन सबको लोड करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आर्टिस्ट बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करता है कि उस एनर्जी को, उस पावर को, स्ट्रेंथ को, वही एनर्जी अपनी पेंटिंग में लाने की कोशिश वो पेंटिंग करता है। हाँ उस इमेज में लोड करने की कोशिश करता है। एक्चुअली कोई भी इमोशन को या ऐसा जो एब्स्ट्रैक्ट जैसे पावर है, हम एनर्जी का सोर्स ही मानते हैं। अब उसको लोड किस में करेंगे। जैसे हमको एक व्हीकल चाहिए होता है ना चलने के लिए, कि तो ऐसे ही हमारे भावों को भी कोई एक आकार चाहिए होता है जिस पे वो लोड हो जाए, है ना। तो वो लोड सारा खेल ही है कि हम हमारे कुछ लोग एलिफेंट बनाते हैं, जबकि एलिफेंट को हम लग्जरी का मतलब सिंबल मानते हैं। एलिफेंट इज द
सिंबल ऑफ लग्जरी। तो एलिफेंट हमारी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है उनमें एलिफेंट का बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, हाथी को पेंटिंग्स अजंता के बहुत खूबसूरत हाथी बने हैं अजंता में। मतलब तो पुराने किसी ये भी सारे तत्वों को मैंने जब स्टडी किया तो धीरे धीरे उनको डिवाइड कर दिया कि ये 5 एलिमेंट्स हैं। वाटर का एलिमेंट, मछली, कछुआ, ऐसे बहुत सारे। तो हाथी भी वाटर को इंगित करता है, क्योंकि अभी ये जो मेरी पेंटिंग है ये लक्ष्मी जी हाँ गज लक्ष्मी की मैंने बनाई थी, ठीक है। अब इसमें जो हाथी हैं वो बादलों का ही प्रतीक है एक्चुअली, और जो शावरिंग करते हैं ना वो लक्ष्मी के ऊपर, तो वो पानी को ही शावरिंग हो रही है, तो वो पानी का प्रतीक है। और जब आप देखिए कभी बादल फटते हैं, हम कभी अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो हाथी का बवाल 1-2 दिन पहले से चालू हो जाता है। गर्जना जो गर्जन, हाँ, तो वो मेघ गर्जना तो बाद में होती है, हाथी पहले गरज जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स, हाँ, जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, वो सारे उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कर पाऊँ अलग अलग डिवाइड, और उनको पूरा एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी बना रहे हैं और लिटरेचर में भी उनके वर्णन मिल रहे हैं। तो इस तरह से उसको अब एक जो तत्व पकड़ में आया वो ये कि जो आर्टिस्ट होते हैं, विजुअल आर्टिस्ट या आर्टिस्ट जो भी बनता है, उसमें आकाश तत्व की अधिकता होती है। अधिकता होती है, इसलिए वो जो विचरण करता है ना, जो उसका हाँ चिदाकाश, तो उसका जो तत्व है वो जो, हाँ, बाकी रस की बात करते हैं तो वो वाटरी एलिमेंट की रस आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कहीं थ्योरी की तरफ ले जाती हैं, पर अपन पेंटिंग की जब बात करते हैं तो जो अभी हमने बात की थी कॉन्शियसनेस की या प्राण तत्व की, या तो सारा खेल ही ये है कि हम उसको कैसे प्रकट कर पाए, हमारा वो जो उस पे से आवरण हटता जाए, हाँ, आवरण हटता जाए और असली जो तत्व है ना वो सामने आता जाए। जो हम बड़ी बड़ी बातें तो क्या करें, पर ये हटता है धीरे धीरे, कोशिश हो जाती है। तो कई लोग इसको जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाली मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस आवरण को हटाने के लिए एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कहना चाहिए, उसकी तरह भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो फीलिंग्स हो ही रही हैं, हम कहीं ना कहीं खुद को, और स्पेशली लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि एडजस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कैसे बैलेंस कर रही हैं, हारमोनी कैसे ला रही है, रिदम कैसे ला रही है, खुशियाँ कैसे दे रही हैं, खुशी कैसे दे पा रही हैं, और फिर पावरफुल कैसे हो रही हैं। तो अपनी बात कहने में और अपनी बात रखने में। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक सुना था कि गालिब का कोई प्रोग्राम देख रही थी, उसमें था कि यूँ तो हैं दुनिया में सुखव्वर बहुत सारे, है ना, यूँ तो हैं दुनिया में सुखव्वर बहुत सारे, पर गालिब का है अंदाजे बयां और। तो ये सारा वही अंदाजे बयां और की बात है कि इतने सारे रूपाकार हमारे सामने आते हैं, और कितने सौष्ठव के साथ, कितने सुंदरता के साथ आते हैं, तब वो चीज़, हाँ, तो ये तो माना जाता ही रहेगा हमेशा से कि बहुत सारी चीज़ें, कला जो है वो अभी कोविड टाइम में हमने देखा कि बहुत से लोग हैं ना ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज अटेंड किए लोगों ने, और बहुत अच्छा उन्होंने स्केचिंग या कुछ भी मंडल आर्ट या जो भी, और बहुत सारे छोटे कोर्सेज बड़े कोर्सेज वो चले, तो रुझान आया, संगीत पर रुझान आया। तो कलाओं ने क्या किया, उसको जूझने की शक्ति दी। कलाओं ने हमेशा से हर काल में हुआ है ये कि कलाएं जो है ना जूझने की शक्ति देती हैं। विश्व युद्ध के टाइम भी हमने अभिव्यंजनावाद का जब उदय देखा था, तो जूझ रहा था इंसान, तो जूझने की शक्ति दे रहा है। और जो समाज के जो निरुत्साही और निस्तेज वाले जो तत्व है ना, उनको भी ग्रास्प कर जाती है, निगल जाती है। तो वो जब निगल ली जाएगी ऐसी चीज़ें, तो बचेगी फिर हारमोनी।
है ना। बाकी एक लगता है सबको कि ये कहने की बात है, पर जब हम फील करते हैं ना उसको, तो एक छोटा सा हमारा कोटेशन भी हमको कितना रियलाइज करता है कि कला समाज का कला अपने दर्पण है। आप, कला शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा हाँ, है कि उसकी अभी तो ये तो उसको शब्दों ये में बयां करना इतना बिल्कुल, आसान नहीं है तो कि ये कला शब्द की डेफिनेशन भी अगर बता दी जाए तो बहुत ही बिल्कुल। तो ऐसे ही कई रविन्द्रनाथ ठाकुर और दादू हुए हैं हमारे यहाँ हिंदी के, उनके कहीं आता है लिखा हुआ कि सुर भी आ भरती है कि मैं फूल हो जाऊं, और फूल आ भरता है कि मैं सुर भी हो जाऊं। यानी अमूर्त और मूर्त का जो हाँ, ये हम सब जो भी विजुअल आर्टिस्ट हैं वो या आर्टिस्ट हैं वो सब चलता रहता है कि खुशबू भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, और फॉर्म जो है फूल की वो भी है। तो ऐसे शब्द पश्चाताप करता है कि मैं रूप हो जाऊं, और रूप पश्चाताप करता है कि मैं शब्द हो जाऊं। ऐसे करके कुछ इस तरह की वो मिलती है उसमें ना, कि जैसे अब कई बात होती है कि फुसफुसाहट जो है विस्परिंग, वो उसका तो कोई आकार नहीं होता, पर जैसे ही वो जोर से बोला जाता है तो वो शब्दों में जो आएगी वो अपने आप साउंड में कुछ इफेक्ट छोड़ेगी कुछ। वो। अब कैंडेंसिकी ने साउंड पे, स्पेस पे और टाइम पे बहुत काम किया था। तो अब धीरे धीरे कलाएं किधर जा रही हैं, ये एक हम बता नहीं सकते कि ये पथ है, ये राइट पथ है। मतलब कला अपना स्वयं का पथ खुद ही तय खुद कर ही लेती है, खोज वो रही है। किधर जा रही है हाँ। उसके लिए कोई आर्टिस्ट ज्यादा नहीं कर रहे, वो खुद ही अपना अपना रास्ता बनाती जा रही है। तो एज आर्ट क्रिटिक भी मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है आर्ट क्रिटिक की दृष्टि से लिखा, और देखती रहती हूँ। एक विजन ये भी रहता है कि आर्ट्स के हाँ तौर कि पे आर्ट एज आर्ट क्रिटिक कि आज अपन क्या दौर देख रहे हैं, है ना। तो एक सब लोग हर एक फील्ड में बात करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए खोज जारी है। अस्तित्व की खोज जारी है। चलिए ठीक है। मैम, एनी मोटिवेशनल स्पीच फॉर न्यू आर्टिस्ट? क्या संदेश आप, क्या अपना लाइफ एक्सपीरियंस से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि कला के क्षेत्र में आए, या अपने किस प्रकार अपना कैरियर इस कला के क्षेत्र फील्ड में बनाएं? ये तो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगी जो आर्ट लवर हैं, जो बनाना चाहते हैं, या कभी एक छोटी सी भी किसी की इच्छा रही हो कि वो पेंटिंग से, म्यूज़िक से या किसी भी तरह फाइन आर्ट से जुड़े। हो सकता है सब लोग लिखने का भी रखते हैं कि भाई लिखें हम, या कभी पेंटिंग बनाने का। और ये तो मैं हर वर्ष, हर बार जब भी हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी होती है स्टूडेंट्स की, तो उनको कहती हूँ कि कभी भी अपना एक्सप्रेशन ना छोड़ें। अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है तो वो खुद को अभिव्यक्त करना नए तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से, वो हमेशा जारी रखें। ये एक बात आती है कि उसका आर्टिस्टिक टेस्ट है, आर्टिस्टिक घर रखते हैं, अपना पहनावा रखते हैं, तो ये तो एक बात हुई। पर अपने इमोशंस को कैसे व्यक्त करते रहें जिससे आप हमेशा खुश रह पाएँ। खुद खुश रहेंगे, बिल्कुल, वो खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। सबसे पहले खुद को खुश इसलिए ये हमेशा से एक बात रही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ाते रहने के लिए, और हर तरह से तारतम्य बिठाने के लिए, उस सुप्रीम पावर से भी और इस संसार से भी, खुद के अंदर एक ऐसा सेतु ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा पुल ढूंढना पड़ेगा जो कि कला के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से उस पुल को क्रिएट कर सकते हैं और उस पर चल भी सकते हैं। यही मेरा एक सभी लेडी आर्टिस्ट से, लेडीज़ से, हर एक ह्यूमन बीइंग से संदेश शब्द कह रही हूँ, पर सजेशन है कि वो किसी ना किसी एक आर्ट से जुड़े रहें और ख़ुद का एक्सप्रेशन और उसको अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना समय हमने आपका लिया, आपने
पूरी गैलरी विज़िट हमें करवाई और आपने इतने अच्छे अपने विचार हमारे सारे व्यूवर के लिए रखे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रसारित करने के लिए, और एक आर्टिस्ट कैसे सोचता है या क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, इसके लिए एक चर्चा रखी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक ये वाली राजस्थान 147 जो हुई थी, इसमें जहांगीर आर्ट गैलरी में शो हुआ, तो राजस्थान के 147 आर्टिस्ट इसमें हुआ था। तो ये लाइन ड्राइंग्स में बहुत सारी बनाती रहती हूँ, पहले बहुत सारी लाइन ड्राइंग्स में काम किया था। ब्लैक एंड व्हाइट में ना? हाँ, ब्लैक एंड वाइट, पेन एंड ये वाला वर्क है, लेकिन ये बहुत पहले का है, जिसमें है ना गोल्डन सेक्शन की बात आती है ना, जो ग्रीक यूक्लिड का जो नियम था, गोल्डन सेक्शन। तो गोल्डन रेक्टेंगल कैसे हम किसी पेंटिंग में डिवाइड करते करते लाते हैं, वो मैंने इसमें कोशिश की। तो ये कुछ कुछ वही एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं, फिश का एलिमेंट और लोटस भी आ रहा है साथ में। अभी जो है ये मैंने जो शुभ मंगल प्रतीक माने गए उनको पढ़ करके और फिर वो बनाने की कोशिश की है। लोटस, शंख, कछुआ, कलश, विद्या, रुद्राक्ष की माला, मछली, सूरज, चंद्रमा, हाथी और गाय, सारे सिंबल इसमें कोशिश की। ऐसी मैंने सीरीज बनाई थी, तो अभी तो वो ये भी काफ़ी पसंद की गई और इसमें मैं खुद भी प्रयोग करती रहती हूँ।